हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखो कल हम बात कर रहे थे, मैंने स्टार्ट करा था डीसी सर्किट स्टार्ट करा था। ठीक है, चैप्टर कौन सा था हमारा? डीसी सर्किट था। ठीक है, जिसके पहले पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में करा था और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़े थे। उसके बाद हमने किरचॉफ के नियम को पढ़ा था। ठीक है, तो जो देखो रेजिस्टेंस में मैंने आपको दो कॉम्बिनेशन बताए थे, उसमें मैंने कहा था कि आप इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना जितने हो सके उतने, क्योंकि इस पे हमेशा एक न्यूमेरिकल आपका आता ही है। ठीक है, उसके बाद जो किरचॉफ नियम था उस नियम को अच्छी तरह स्टडी करना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। कल हमारा लास्ट टॉपिक क्या रहा था? किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो लगभग एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। वो दो टॉपिक है जो हर ईयर में आते हैं। जैसे इस साल और मान लो पहला वाला टॉपिक आ गया तो नेक्स्ट साल में दूसरा वो टॉपिक कंफर्म आएगा और ये 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन कितना आता है? 6 से 7 नंबर के बीच आता है। ठीक है, तो चलो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या रहेगी? किरचॉफ लॉ से व्हाइट स्टोन ब्रिज। ठीक है, हिंदी में बात करूं तो व्हाइट स्टोन सेतु। ठीक है, जो क्या है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम बात करेंगे आज की किरचॉफ के नियम से व्हाइट स्टोन ब्रिज, यानी व्हाइट स्टोन ब्रिज क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो ये ध्यान रखना, जो व्हाइट स्टोन ब्रिज होता है वो किस पे कार्य करता है? किरचॉफ के नियम पे कार्य करता है। और कौन से नियम पे कार्य करता है? किरचॉफ के केवीएल के नियम पे, यानी किरचॉफ का जो सेकंड लॉ था ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उस नियम पर क्या करता है? ये व्हाइट स्टोन ब्रिज कार्य करता है। ठीक है, अब देखो व्हाइट स्टोन ब्रिज का उपयोग क्यों करते हैं? तो देखो व्हाइट स्टोन ब्रिज का उपयोग वहां किया जाता है जहाँ पे हमें किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, तो व्हाइट स्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ करेंगे? जहां पर भी किसी भी रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू क्या करनी हो? फाइंड करनी हो। ठीक है, तो व्हाइट स्टोन ब्रिज के अंदर क्या होता है? 4 रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें से 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमें पता होती है, लेकिन एक रेजिस्टेंस ऐसा होता है जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? एक बैटरी लगी होती है और 2 कुंजी और एक धारा मापी, जिसे हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम किस तरह का होता है। तो देखो मैं ये डायग्राम बना रहा हूं। ये इस तरीके से क्या होता है? इसका डायग्राम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको डायग्राम याद रखना है। इसमें ये इस तरीके से इसका क्या होता है? डायग्राम होता है। यहाँ पे ये बैटरी लगी होती है और यहाँ पे ये कुंजी होती है। ठीक है, ये बैटरी प्लस माइनस, ये कुंजी K1, यहाँ पे एक कुंजी और लगी होती है जिसको बोलते हैं K2। ये होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ये हमारे 4 क्या होते हैं? रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का नाम मान लो मैंने दे दिया P, इसका दे दिया मैंने Q, और ये R और ये S। ठीक है, ये 4 रेजिस्टेंस होते हैं, P, Q, R, S। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है और उसके साथ कुंजी K2 जुड़ी होती है। ठीक है, अब याद देखो P, Q और R, यानी P, Q, R, इन 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या होती है? पता होती है कि कितने ओम के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो S रेजिस्टेंस होता है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती कि इस रेजिस्टेंस का मान कितना है। तो ऐसा सर्किट बनाया जाता है जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमें पता होती है, लेकिन एक रेजिस्टेंस ये होता है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी होती है? ज्ञात करनी होती है। और इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अनकाउंट रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस होता है? अनकाउंट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखो यहां से करंट आई जाएगी, ये यहाँ पे आएगी।
ठीक है, यहाँ से करंट निकली और मैंने क्या मान लिया, यहाँ कौन से करंट जा रही है, आई करंट जा रही है। ठीक है, उससे पहले क्या करो, इसके नाम दे दो। यानी यहाँ से तार अलग दो भागों में बट रहा है, तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, 4 पॉइंट हो गए, ए बी सी डी। अब धारा ए पॉइंट पे आई, यहाँ आने के बाद धारा क्या होगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक तो पी रेजिस्टेंस में निकल जाएगी और एक आर में। तो देखो आई यहाँ पे आएगी, पी रेजिस्टेंस में जा रही है धारा, उसको मान लिया मैंने आई पी। ठीक है, यहाँ तक आई धारा आई, ए पॉइंट से 2 तार निकल रहे थे, यानी 2 वायर, इन दोनों में क्या होगी, अलग अलग चली जाएगी। यानी ए पॉइंट में यहाँ से निकल गई तार में पी रेजिस्टेंस से, इसलिए मैंने क्या मान लिया, आई पी। और इधर आर से निकल जाएगी जो धारा, उसको मान लूंगा मैं आई आर। ठीक है, अब देखो आई पी यहाँ बी पॉइंट में पहुंचेगी। ठीक है, अब बी पॉइंट पे पहुंचने पर यहाँ पे फिर से तार क्या हो रहा है, 2 भागों में बट रहा है, तो ये आईपी जो करंट आएगी यहाँ पे भी क्या होगी, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ के 2 भागों में चलेगी, एक इस जी में जा रही है गैल्वेनोमीटर में, इसलिए मालूंगा इसके अंदर जो धारा आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, आई जी। ठीक है, आईपी यहाँ बी पॉइंट पे और यहाँ पे आके 2 भागों में बट गई, एक तो जी के अंदर आई जी चलेगी और क्यू में कौन सी चली जाएगी, आई क्यू। ठीक है, अब देखो आई जी यहाँ पे आएगी नीचे और इधर से कौन सी आएगी, आर आएगी। ठीक है, तो और इसमें से देखो आई आर यहाँ पे आई और आई जी यहाँ पे आई, दोनों आगे क्या होगी, इस पॉइंट में मिलेगी और दोनों कहाँ निकल जाएगी, एस से। तो मैं क्या कहूंगा, इसमें कौन सी धारा चली जाएगी, आई आर प्लस आई जी, ये जाएगी। देखो आई आर आई इस पॉइंट पे और इधर से आई जी आई, दोनों आके मिली और दोनों किससे निकल जाएगी, एस से। तो आई आर प्लस आई जी वो यहाँ पे आ जाएगी धारा और इधर ही आ जाएगी आई क्यू, और ये वापस क्या जो सारी जुड़ के क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। यानी यहाँ से जो आई करंट गई थी वो इसमें डिवाइड होते हुए वापस हमें क्या मिल गई, आई मिल गई। ठीक है, दोबारा से देख लो धारा कैसे डिवाइड होगी, बता देता हूँ। यहाँ से आई आने के बाद यहाँ पे 2 तार निकल रहे थे, तो दोनों तार में आई क्या अलग अलग डिवाइड होगी। तो मैंने कह दिया कि पी रेजिस्टेंस से आई पी चलेगी और आर रेजिस्टेंस से आई आर निकल गई। अब यहाँ पे आया तो तार वापस 2 भागों में बट गया, तो ये आई पी करंट थी वापस 2 भागों में बट गई, क्यू के अंदर आई क्यू चलेगी और जी में आई जी चलेगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके डी पे मिलेगी, इधर से भी आर करंट आ रही डी पे, दोनों एड होके किस निकल जाएगी, अनकाउंट रेजिस्टेंस एस से, यानी आई आर प्लस आई जी, ये आके यहाँ मिलेगी और यहाँ पे ये आई क्यू मिलेगी और ये सारी वापस क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। ठीक, तो ये किस पे काम करता है, वाइट सिस्टम किरचॉफ के सेकंड नियम पे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है थ्योरी के अंदर, तो जो व्हाइट स्टोन ब्रिज है ये किरचॉफ के सेकंड नियम पर कार्य करता है। ठीक है, इसकी संरचना में क्या लिख दोगे कि इसके अंदर एक बैटरी होती है और 2 कुंजी लगी होती है, एक गैल्वेनोमीटर होता है और 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जिसमें से एक रेजिस्टेंस क्या होता है, अनकाउंट रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। और वर्किंग के अंदर क्या लिखोगे, जैसे ही यहाँ पे सर्किट के अंदर केबल को ऑन करके बैटरी से करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, वर्किंग में क्या होगी, जैसे स्विच ऑन करा और इस बैटरी से करंट को फ्लो करते हैं, तो फ्लो होने के बाद करंट क्या होती है, पूरे परिपथ में बहने लगती है। ठीक है, जैसे ही K1 को चालू करा तो पूरे सर्किट में K1 और K2, ध्यान रखना K1 और K2 दोनों कुंजी को ऑन करोगे, पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब क्या होता है, इसके अंदर किसका नियम लगाते हैं, किरचॉफ का सेकंड लॉ, कौन सा, केवीएल का, किरचॉफ वोल्टा लॉ लगाएंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो कितने सर्किट दिख रहे, 2, एक तो ये सर्किट और दूसरा ये सर्किट, तो इन दोनों में कौन से नियम लगा देंगे अपने, किरचॉफ के दोनों नियम लगेंगे, सॉरी सेकंड नियम लग जाएगा। तो कितने इसके अंदर बन रहे हैं सर्किट, 2, एक तो देखो ए बी डी ए, दूसरा बी सी डी बी। ठीक है, एक बार डायग्राम को देख लो, उतार लो। ठीक है, देखो डायग्राम उतार लिया। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले ले रहा हूं मैं परिपथ सर्किट ए बी डी ए, तो इधर देखना सर्किट ए बी डी ए में
ठीक है, जहां से स्टार्ट होते हैं वहीं खत्म करते हैं, ए बी डी ए में, ठीक है। तो वही बताया था कि यहाँ से हम ए से बी चलो, ए से बी कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्या दिखा मैं रेजिस्टेंस पी, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया पी, ठीक है। अब ई पी से देखो कौन सी करंट गुजर रही है, आई पी, तो इंटू आई पी, यही हो गया, ठीक है। अब देखो मैं ए से बी जा रहा हूँ, धारा भी क्या हो रही है, ए से बी की तरफ जा रही है, देखो मैं ए से बी जा रहा हूँ, करंट भी ए से बी जा रही है, तो क्या आ जाएगा आगे प्लस, ठीक है। अब आगे देखो, उसके बाद कहाँ आ रहा हूँ, बी से डी, यानी बी से डी, तो बी से डी आ रहा हूँ, कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो देखो ये गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, तो गैल्वेनोमीटर का भी अपना क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या मान लेंगे, जी मान लेंगे ऑल फॉर्म। तो देखो जी, और इससे कौन सी करंट गुजर रही है, आई जी गुजर रही है, इंटू आई जी, ठीक है। अब देखो बी से डी, यानी मैं बी से डी की तरफ आ रहा हूं, तो करंट भी क्या है, बी से डी की तरफ आ रही है, यानी आई जी, और मेरी और धारा की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो डी से, यानी ए से बी, बी से डी आ गया, अब डी से ए जा रहा हूँ, ये डी से ए की तरफ गया, तो डी से ए के बीच रेजिस्टेंस है क्या, हाँ ये क्या है आर, मैंने लिख दिया आर, ठीक है, लिख दिया आर। अब देखो करंट कौन सी आर में जा रही है, आई आर इंटू आई आर, हो गया। अब देखो मैं तो डी से ए की तरफ जा रहा हूं, लेकिन करंट क्या है, ए से डी की तरफ आ रही है, यानी मेरे और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो इसलिए बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों बीच कोई बैटरी लगी हुई है क्या, नहीं लगी हुई, तो बराबर क्या लिख दोगे, जीरो, क्या लिख दोगे, बराबर जीरो, ये होगी समीकरण नंबर एक, ठीक है। देख लो इसे दोबारा, ठीक है। क्या था मैं दोबारा बता दूं, जैसे अपने सर्किट लिया ए बी डी ए, किरचॉफ का नियम लगाया, इन दोनों बीच रेजिस्टेंस क्या था पी, ठीक है, और करंट कौन सी जा रही थी, आई पी, तो दोनों का गुणा करके लिख दिया। अब देखो मेरे और धारा की दिशा क्या है, सेम है, इसलिए आगे प्लस। उसके बाद देखो बी से डी आया, दोनों के बीच रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ क्या है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है, उसको मैंने मान लिया जी, इससे करंट कौन सी जा रही है, आई जी, आई जी लिख दिया। अब मेरे और उसके अंदर करंट की डायरेक्शन सेम है, तो प्लस, उसके बाद डी से ए गया, तो रेजिस्टेंस आर मिल गया, करंट आई आर मिल गई, लेकिन इसकी और मेरी धारा की डायरेक्शन अलग थी, तो माइनस, फिर बराबर, फिर इस सर्किट के अंदर बैटरी है, नहीं है तो जीरो, समीकरण नंबर एक। अब इसी तरह सर्किट दो की निकालोगे, अब कौन सा बचेगा, बी सी डी बी, तो देखो सर्किट बी सी डी बी, ठीक है, बी सी डी बी में, तो पहले कैसे चल रहा हूं मैं, बी से सी और रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको कोई, ये रहा क्यू, कौन सी करंट जा रही है क्यू से, आई क्यू, तो इंटू आई क्यू। अब देखो मैं बी से सी आ रहा हूं, करंट भी बी से सी आ रही है, डायरेक्शन सेम, तो आगे प्लस, ठीक है। अब देखो बी से सी आ गया, सी से डी, सी से डी के बीच रेजिस्टेंस क्या है, एस, ये लिख दिया आपने एस, ठीक है। अब इसके अंदर करंट कौन सी है, जा रही है, आई आर प्लस आई जी, तो इंटू आई आर प्लस आई जी, ठीक है। अब देखो मैं एस से डी, सी से डी की तरफ आ रहा हूं, लेकिन करंट क्या है, डी से सी की तरफ जा रही है, यानी मेरे और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो बीच में माइनस, ठीक है। फिर सी से डी हो गया, डी से बी, यानी डी से बी, तो डी से बी के बीच रेजिस्टेंस नहीं है, क्या है, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो इसका रेजिस्टेंस हमने क्या माना है, जी, ठीक है। इसमें से करंट कौन सी आ रही है, इनटू आई जी, ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज करो, चेक करो, तो मैं डी से बी की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन करंट बी से डी आ रही है, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस, सर्किट कंप्लीट कर लिया हमने, बराबर, कोई बैटरी है क्या इसके अंदर, नहीं, तो जीरो, ये होगी समीकरण नंबर दो, क्या होगी समीकरण नंबर दो, ठीक है, समझिए। अब क्या करना है, इन समीकरण को हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो देख लो इसको एक बार, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर
देखो इसके अंदर क्या करेंगे, इस सर्किट से ही इसको सोल्व करेंगे। कैसे? यदि मान लो मैं K2 को ऑफ कर दूं, यानी मान ला कि कुंजी ये मेरी क्या ऑफ है, तो देखो इफ K2 ऑफ, ठीक है। अब क्या होगी, कुंजी क्या होगी, ऑफ होगी, यानी इसके अंदर कोई भी करंट नहीं आएगी। जब ये कुंजी बंद होगी तो ध्यान रखना इसके अंदर, यानी यहाँ क्या था अपना B, तो B से D के बीच कोई भी करंट नहीं आएगी, ठीक है। जब कुंजी K2 को बंद कर दोगे तो B से D की तरफ कोई भी करंट नहीं आएगी। ये चीज आपको ध्यान है कि जब भी यहाँ मान लो कुंजी बंद कर दी तो B से D के बीच करंट नहीं आएगी, ठीक है। और देखो ये G गैल्वेनोमीटर है, यदि इसका रेजिस्टेंस भी क्या मान लूं मैं 0, कुंजी K2 ऑफ कर दी और इस गैल्वेनोमीटर का मैं रेजिस्टेंस क्या मान रहा हूं 0, यानी जो G है वो भी क्या हो जाए 0 हो, ठीक है। G है वो हमारा क्या हो 0 हो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जब करंट ही नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका G का मान मैंने 0 मान लिया, ठीक है, और इसके अंदर जो करंट है वो करंट ही नहीं आ रही, यानी जो IP थी वो ये जब बंद है तो IP यहाँ पे दो भागों में बंटने की बजाय क्या होगी, सीधे इस तार में चली जाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो IP का मान होगा वो IQ के बराबर होगा, है ना। या यूं देखो यहाँ पे जो ये IP है कितने भागों में बटी, दो, कौन से, IQ प्लस एक IG, यही हुई। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब ये कुंजी बंद है तो इसके अंदर IG आएगी नहीं आएगी, तो ये IG अपनी क्या हो जाएगी 0, तो क्या बचेगा IP बराबर IQ, ये बचेगा, ठीक है। तो देखो अब इसी सर्किट को अपने को सोल्व करना है वापस, ठीक है। इसको वापस में लिखा हूं, देखना इक्वेशन फर्स्ट को लिखा हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट PIP प्लस GIG माइनस RIR बराबर 0, यही है अपने पास, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या कर रखा है, G बराबर 0, तो यानी यहाँ G बराबर 0 रखूंगा तो 0 की IG से गुणा करी तो 0, फाइनल मेरे पास क्या बच गया PIP, ठीक है, माइनस RIR, ये बच गया, ठीक है। अब देखो PIP माइनस बराबर 0, इस माइनस को बराबर से इधर ले आया तो क्या हो जाएगा प्लस का, क्या हो जाएगा RIR, क्या हो जाएगा RIR, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, ठीक है। G का मान यहाँ 0 रख दिया तो 0 IG से गुणा हुआ 0, फिर ये बचा, इसको इधर ले आया तो प्लस का, इसको दे दी मैंने समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 को सोल्व करते हैं, तो देखो G हमारा 0 है तो G यहाँ 0 रखूंगा तो 0 के IG से गुणा करी तो 0, ठीक है। और ये IG का मान क्या है 0, इधर देखो, इधर देखना ध्यान से, Q का Q IQ, ठीक है, माइनस S IR प्लस IG, ठीक है, ये 0 बराबर 0, ये होगा। G का मान क्या रखा 0, 0 का IG से गुणा करी 0, तो मेरे पास यही बचा बराबर 0, ठीक है। अब देखो IR प्लस G, ये S से जा रही है ना, ये G आ रही, ये R आ रही। अब मैंने क्या करा IG को क्या कर दिया है 0 कर दिया है, कि जब ये कुंजी बंद है तो इसमें करंट भी नहीं आएगी, यानी IG भी क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे IG का मान कितना रख दूं 0, तो यानी जब इसमें से ये करंट ही नहीं आ रही तो IR क्या होगी, यहाँ से सीधे S से गुजर जाएगी, यानी जब IG 0 है तो ये IR आई और इस पॉइंट से सीधे निकल जाएगी, यानी ये IG है, ये मेरा क्या हो जाएगा 0, 0 मान रखा है तो यहाँ 0 रखो तो क्या आ जाएगा, तो देखो इसको मैं इधर कर रहा हूँ, ये उतार लो एक बार, ठीक है। अब देखो मैं इस डायग्राम को साफ कर रहा हूँ, तो देखो IG क्या हो गया मेरा 0 हो गया, तो क्या बचा Q IQ माइनस S IR, ये बचेगा S IR, यही बचेगा, ठीक है। ये तो क्या हो गया 0 बराबर 0, तो देखो Q IQ माइनस S, सॉरी, ठीक है, इसको इधर ले आओ तो ये किसका हो जाएगा प्लस का IR, ठीक है, ये हो गया। यहां तक एक बार देख लो, उतार लो इसको,
ठीक है, उतार लिया। अब देखो यहाँ पे जो आई क्यू करंट है, ठीक है, जो डायग्राम बनाया था कॉपी में, वहां पे देखो आई क्यू और आई पी सेम होगी ना। कैसे, देखो डायग्राम क्या था, ये दो रेजिस्टेंस थे, यानी यहाँ से करंट क्या की थी, आई पी की थी, ठीक है। यहाँ क्यू था रेजिस्टेंस, यहाँ था पी, तो इसमें से कौन सी निकल रही थी, मैंने क्या मान ली थी, आई क्यू। तो यहाँ से आई पी गई थी और यहाँ कौन सी चली गई थी, आई जी। जब ये जीरो हो गया तो आई पी क्या होगी, यहाँ से निकल जाएगी, यानी आई पी है वही मेरी क्या हो जाएगी, आई क्यू हो जाएगी। कब, जब आई जी जीरो होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, आई क्यू और आई पी दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो यहां देखो आई क्यू बराबर आई पी, तो यहाँ क्यू की जगह क्या रख दो, आई पी रख दो। क्यू आई पी बराबर एस आई आर, ये होगी समीकरण नंबर 4, और ये 3 को 4 में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन 3 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, पी आई पी अपॉन में क्यू आई पी बराबर आर आई आर अपॉन में एस आई आर, ठीक है। अब देखो इसमें कट क्या रहा है, आई पी से आई पी कैंसिल, आई आर से आई आर कैंसिल, फाइनल क्या बची हमारे पास, पी अपॉन में क्यू, आर अपॉन में एस। और यही फॉर्मूला होता है किसका, व्हाइट स्टोन ब्रिज में, किसका, अनकाउंट रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। तो लास्ट फॉर्मूला क्या आता है, पी अपॉन में क्यू, आर अपॉन में एस, और किसका मान निकालना होता है हमें, इसका, किसका, एस का, ठीक है। ये होता है अनकाउंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये समझ में ना आया वो टॉपिक, तो इसको आप 2-3 बार रिवाइंड करके वीडियो को अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को देखना और इसको समझना। जब इस डेरिवेशन को आप 2-3 बार हाथ से करोगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा व्हाइट स्टोन ब्रिज जो कंप्लीट हो गया। अब देखो इसी सिद्धांत पे एक और डिवाइस है जो इस पे वर्क करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम मीटर ब्रिज के बारे में। ठीक है, मीटर ब्रिज देखो क्या होता है, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना। मीटर ब्रिज होता है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, व्हाइट स्टोन ब्रिज, ठीक है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि जो मीटर ब्रिज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हाइट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि की मीटर से तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको क्या बताना है, व्हाइट स्टोन ब्रिज पे, ठीक है। ये आपका फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी है जो आपने करा होगा। तो देखो कैसे होता है ये, सबसे पहले इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें देखो डायग्राम सिंपल सा बनेगा। ये इस तरह से क्या होता है, एक लकड़ी का बॉक्स होता है, ठीक है। ये लकड़ी के एक बॉक्स पे बना होता है, या यूं कह सकते हो एक लकड़ी की प्लेट पे बना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये लगा होता है, स्केल लगा होता है इसके पास, ठीक है। लकड़ी का बॉक्स है, उसके ऊपर ये स्केल लगी होती है, ठीक है। ये स्केल कितनी होती है, 1 मीटर लंबी या फिर 100 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। ध्यान रखना, पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, और इस साल वैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव है तो उसमें पूछ सकता है कि जो स्केल होती है वो कितने माप की होती है, तो आपको बताना 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर की होती है, ठीक है। फिर इस तरह की ये आकृतियां होती है, इस तरह के टर्मिनल लगे होते हैं इस पे, ठीक है। ये इस तरह के क्या लगा होता है, इस पे लोहे की पत्तियां लगी होती है, लोहे की छोटी छोटी क्या लगी होती है, प्लेट लगी होती है, ये स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लगा होता है, एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है। आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे एक प्रतिरोध तार लगा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे एक लगी होती है आपकी जोकी, ठीक है। जो किससे जुड़ी होती है, गैल्वेनोमीटर से।
ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे क्या होता है, एक तार होता है, उस तार के ऊपर क्या लगी होती है, ये जोकी लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे से ये जो होता है ना, ये तार होता है, किसका बना होता है तार, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि मीटर ब्रिज में जो उपयोगी तार है वो किस पदार्थ का बना होता है, तो आपको क्या बताना है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन एलॉय मेटल का होता है। ठीक है, तो वो जोकी होती है, जो कहाँ लगती होती है, इस तार पे। ठीक है, जोकी क्या होती है कि इस पेन की तरह होती है, आपने लैब के अंदर देखा होगा प्रैक्टिकल करते समय, इसके ऊपर क्या होता है, तार बांध दिया जाता है, और नीचे यहाँ लोहे की छड़ टाइप की होती है, जिसको तार पर स्पर्श कराकर दाएं बाएं रीडिंग लेते हैं। ठीक है, ये जोकी होगी, किससे जुड़ी होती है, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का तार यहाँ टर्मिनल पे जोड़ा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं एस। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया आर, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता है एस। ठीक है, इस मीटर ब्रिज का भी उपयोग कहाँ करते हैं, अनकाउंट रेजिस्टेंस निकालने में। ठीक है, ध्यान रखना, मीटर ब्रिज का भी उपयोग अनकाउंट रेजिस्टेंस निकालने में किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी व्हाइटस्टोन ब्रिज की तरह 4 रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें एक रेजिस्टेंस क्या होता है, अनकाउंट। तो यहाँ पे एस है, ये हमारा क्या है, अनकाउंट रेजिस्टेंस होता है, जो हमें याद करना है। ठीक है, अब ये जो तार होता है, ये टोटल कितनी लंबाई का होता है, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो की है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो हमारा P है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है हमारा Q। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है P, और यहाँ पे क्या होता है Q, और यहाँ क्या लगी होती है, बैटरी लगी होती है, और यहाँ पे एक कुंजी होती है, कुंजी के बैटरी, बड़ा वाला प्लस और छोटे वाला माइनस। तो ये जो डायग्राम है, ये आपका किसका है, मीटर ब्रिज का है, इसको बोलते हैं स्केल। ठीक है, और यहाँ क्या लगा होता है, वायर, जो क्या होता है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का होता है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज क्या किस सिद्धांत पर काम करता है, व्हाइटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें भी 4 रेजिस्टेंस होते हैं, ये देख लो आर एस पी क्यू, और एस रेजिस्टेंस लगा होता है यहाँ पे, जो अनकाउंट होता है, जिसका हमें मान निकालना होता है। लेकिन इसमें निकालते हैं कैसे हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है, उससे जोकी जोड़ दी जाती है। ठीक है, अब देखो ये तो इसके क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। वर्किंग कैसे करता है, जैसे यहाँ से पावर सप्लाई करूंगा, कुंजी को ऑन करूंगा, पूरे सर्किट में करंट जाएगी। यहाँ से क्या करूंगा, कोई भी एक रेजिस्टेंस फिक्स लगा दिया, जैसे मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है मुझे, और यहाँ जो वायर लगा है उसका रेजिस्टेंस निकालना है। फिर क्या करूंगा, इस जोकी को इस तार पर रखकर दाएं बाएं क्या करूंगा, मैं खिसकाऊंगा। ठीक है, तो खिसकाने से क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आएगी। तो जैसे जोकी को तार पे दाएं बाएं करता हूँ, तो मान लो मैं इस जोकी को इस तार पे इस पॉइंट पे लाता हूँ, तो इस पॉइंट पे लाते ही जोकी में क्या आ जाता है, 0 विक्षेप आ जाता है, यानी इसके अंदर जो सुई लगी होती है वो 0 को बताती है। तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को इस सर्किट की अपने क्या कहते हैं, बैलेंसिंग सिचुएशन, यानी संतुलित अवस्था कहते हैं। कब, जैसे ही जोकी को तार पर दाएं बाएं स्पर्श करा, तो गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे आ गया, तो मैंने क्या मान ली, ये L लंबाई पे इस जगह क्या आया, संतुलित आया। टोटल लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। टोटल लंबाई कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक L आ गई सेंटीमीटर। तो ये कितना बचा, 100 में से L घटा दो, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 माइनस L। ठीक है, ये Q की वैल्यू कितनी आएगी, 100 माइनस L, और P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, L आ गई। ठीक है, समझ गए। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, सिंपल सा यही कार्यविधि होगी कि कुंजी को ऑन करा, गैल्वेनोमीटर में सब में धारा आ रही है, जोकी को तार पर दाएं बाएं स्पर्श कराकर इसमें शून्य विक्षेप लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे शून्य आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L मान ली, और ये कितनी रह जाएगी, 100 में से L गई, तो 100 माइनस L, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाती है। ठीक है, अब देखो व्हाइटस्टोन ब्रिज में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, P अपॉन में Q, R अपॉन में S, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसके यहाँ क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो देखो P का मान कितना है, ये देखो L, तो P की जगह रख दिया L अपॉन में Q, Q का मान कितना है, 100 माइनस L,
100 माइनस एल बराबर रेजिस्टेंस कितना आर का आर और एस क्या है, एस का एस। हमें याद क्या करना है, एस। तो यहां से एस का मान निकालो, कितना आ जाएगा, तो देखो एस बराबर, मैं क्या निकाल रहा हूँ, एस निकाल रहा हूँ, तो एस का मान क्या आ जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें डिवाइड कर दो, यानी क्या हो गया 100 माइनस एल अपॉन में एल इंटू ये आ जाता है मीटर सेतु में अनकाउंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, P की जगह L रख देते हैं, Q की जगह 100 माइनस एल रख के यहाँ पे तिरछी गुणा करके S का मान निकालो। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाता है, मीटर ब्रिज के अंदर अनकाउंट रेजिस्टेंस निकालने का। ठीक है, इसको देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, व्हाइट स्टोन ब्रिज हो गया, मीटर सेतु हो गया हमारा। अब स्टार्ट करते हैं अपने पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो एक होता है पोटेंशियल मीटर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल मीटर दोनों में देखो फर्क क्या होता है, और हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में। तो देखो हम पढ़ेंगे तो आगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल मीटर में अंतर बताओ। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस को तो बोलते हैं हम विभवांतर। ठीक है, और पोटेंशियल मीटर क्या होता है, विभव मापी। अब देखो दोनों का ना सिमिलरिटी क्या है, क्या गुण है, क्या अलग है, क्यों इनको हम यूज करते हैं, किस लिए नहीं करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात बता दो कि विभवांतर और विभव मापी का उपयोग किसी भी सर्किट में वोल्टेज मेजर करने में करते हैं। ठीक है, याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल मीटर दोनों का उपयोग क्या करते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज मापने में करते हैं। ठीक है, अब दोनों में देखो उपयुक्त कौन सा है। ठीक है, तो देखो दोनों में सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि जब देखो सर्किट में लगाते हैं तो पोटेंशियल जो मीटर होता है विभव मापी, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल मीटर का इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होने के कारण ये जो इसकी एक्यूरेसी आती है, इसका जो मान आता है ना, उसमें क्या आता है, कुछ एरर आता है। ठीक है, इसके मान में क्या आता है, कुछ एरर आता है। ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है, जिसके कारण इसकी एक्यूरेसी क्या आती है, 100% आती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का उपयोग करते हैं किसी भी सर्किट में वोल्टेज मापने के लिए। क्यों, क्योंकि इसका जो इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है वो 0 होता है, या यूं कह सकते हैं बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये वोल्टेज के सही मान को बताता है। लेकिन पोटेंशियल मीटर क्या करता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ये जो वोल्टेज मापता है उसमें क्या दिखाता है, एरर दिखाता है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं अपने पोटेंशियल डिफरेंस की। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी बनावट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, और इसकी वर्किंग के बारे में, और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो बनावट के अंदर ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस में 2 चीजें याद रखना। इसके अंदर हमेशा कितने सर्किट मिलेंगे, 2 सर्किट होंगे। पहला होगा प्राइमरी, दूसरा होगा सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में कितने सर्किट होंगे, या इसकी जो भी एप्लीकेशन हम आगे करेंगे उसमें 2 सर्किट होंगे, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। देखो कैसे होगा, सब में आपको एक चीज कॉमन ध्यान रखनी है कि प्राइमरी सर्किट सब में कॉमन होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो या इसकी जितनी भी एप्लीकेशन हो, सब में जो प्राइमरी सर्किट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। चेंज क्या होगा, ओनली पावर
सेकेंडरी सर्किट होगा। ठीक है, तो देखो किस तरह डायग्राम होता है, ये हो जाता है इसकी प्राइमरी सर्किट का डायग्राम। ये होता है प्राइमरी सर्किट, इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी सर्किट। ठीक है, ये बैटरी होती है जिसको ईपी बोल सकते हैं, पोटेंशियल सेल या संचायक सेल। ईपी यानी पोटेंशियल सेल या संचायक सेल। ये कुंजी होती है K1 और ये होता है रीहुस्ट। क्या होता है, रीहुस्ट यानी धारा नियंत्रक यानी करंट कंट्रोलर या रीहुस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है, ये उसका सिंबल होता है। तो ये प्राइमरी सर्किट होता है जिसके अंदर एक बैटरी, एक कुंजी और एक रीहुस्ट यानी धारा नियंत्रक लगा होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी सर्किट के अंदर क्या होता है, इसमें देखो जिस बैटरी का हमें क्या निकालना होता है, वोल्टेज निकालना होता है। ठीक है, जिस बैटरी का वोल्टेज निकालना होता है उस बैटरी को लगाते हैं। ठीक है, और उसके साथ किसको जोड़ते हैं, एक गैल्वेनोमीटर, उसका सिंबल जी, और उसके साथ एक जॉकी को। ठीक है, जे का मतलब क्या होता है, जॉकी। ठीक है, जो पेन के टाइप की होती है। ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ तार जुड़ा होता है और इस हिस्से को तार पर स्पर्श कराता है। ठीक है, तो ये बैटरी हो जाती है जिसको ई बोल दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी सर्किट कहलाता है। समझ गए, प्राइमरी सर्किट में हमेशा बैटरी, स्विच और रियोस्ट होगा, और सेकेंडरी सर्किट आपका हमेशा चेंज होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा था, ये बैटरी लगी होती है, इसका मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। इसके साथ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर साथ जॉकी लगा होता है, और यहाँ पे जो तार लगा होता है कितना लगा होता है, 10 मीटर का लगा होता है। याद रखना, ये तार कितना होता है, 10 मीटर का वायर। और किसका बना होता है, या तो बना होता है मैग्नीम या फिर कॉन्स्टेंटन एलोय का। ठीक है, 10 मीटर यानी 10 तार लपेटे होते हैं 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का डायग्राम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन होगी। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो एक बार उतार लो इसको फटाफट। तो देखो वर्किंग में क्या होता है, तो वर्किंग में आपको सीधा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले आप प्राइमरी सर्किट में करंट ऑन कर दो। प्राइमरी सर्किट से करंट ऑन कर दी, इसके अंदर पूरी करंट बह रही है। ठीक है, अब सेकेंडरी सर्किट में यहाँ करंट ऑन करो। ठीक है, यहाँ से ऑन करी, इस पूरे सर्किट में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के अंदर करंट का फ्लो होने लगा। ठीक है, अब इस गैल्वेनोमीटर में भी करंट जाएगी और इस जॉकी में भी आएगी। अब ये आप क्या करोगे, इस जॉकी को इस तार पर रखकर दाएं बाएं क्या करोगे, जो 10 मीटर लंबा तार यानी 10 बार इस तरह लपेटा गया, उसको क्या करोगे, इस तार पे दाएं बाएं रोटेट करोगे। और कब तक रोटेट करोगे, जब तक इसके अंदर मान कितना ना दिखा दे, 0। जैसे इस पॉइंट पे रखते 0 दिखा दे, वो स्थिति क्या कहलाती है, संतुलित अवस्था या बैलेंसिंग सिचुएशन कहलाती है। जैसे जॉकी को आपने तार पे दाएं बाएं करा, 0 आ गया। मान लो इस पॉइंट पे करा मैंने, और मेरे को इसमें इसका मान क्या मिल गया, जी का मान 0। तो वो लंबाई मैं क्या करूंगा, माप लूंगा। तो मैंने मान लिया L लंबाई पर इस गैल्वेनोमीटर में 0 माना है। ठीक है, ये आ जाएगा। तो सिंपल से याद रखना, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, यानी जब बैटरी लगी होती है तो आपको याद रखना हमेशा क्या निकालते हैं, EMF निकालते हैं। ठीक है, जब प्रतिरोध लगेगा तब तो वोल्टेज निकालेंगे, लेकिन जब बैटरी लगेगी तो क्या निकालते हैं, EMF, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ, यानी वोल्टेज निकाल रहा हूँ। तो देखो वोल्टेज, तो वोल्टेज का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है, वोल्टेज को V से शो करते हैं, बराबर हो जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, सॉरी, वोल्टेज ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाता है वोल्टेज का, वोल्टेज ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ, यानी विभव प्रवणता इनटू संतुलित लंबाई। तो V का V, विभव प्रवणता को हम क्या मानते हैं, हमेशा X मानते हैं। विभव प्रवणता क्या कहती है कि जो वायर होता है ना, उसकी एकांक लंबाई पर जो विभव होता है वो हमारा क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। ठीक है, तो विभव प्रवणता को X मानते हैं, इनटू बैलेंसिंग लेंथ क्या है, L। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आ जाता है, V बराबर XL। लेकिन यहाँ सेल होने के कारण हम V की जगह क्या लिखते हैं, E लिखते हैं। E बराबर क्या हो गया, XL।
तो ये आ जाता है वोल्टेज का फॉर्मूला किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, ये था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो इसकी दो एप्लीकेशन दी हुई है अपने सिलेबस के अंदर, तो फटाफट उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो एप्लीकेशन का अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ टू सेल बिटवीन ईएमएफ वोल्टेज। ठीक है, तो मैं किसके बीच कंपैरिजन कर रहा हूं, टू सेल बिटवीन, ठीक है, टू सेल बिटवीन ईएमएफ ऑफ पोटेंशियल मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। ठीक है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये जो हमने भी निकाला था वो क्या था, ईएमएफ था, विद्युत वाहक बल, जिसे किससे शो करते हैं, ई से। तो देखो सबसे पहले इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सेम ऐसे बनेगा। ये हो जाएगा प्राइमरी सर्किट जिसमें एक सेल, एक बैटरी और एक व्हीहुस्ट। ठीक है, यानी बैटरी ईपी, ये कुंजी K1 और ये हमारे पास क्या हो गया, व्हीहुस्ट। इसको बोलते हैं हम प्राइमरी सर्किट। ठीक है, सेकेंडरी सर्किट में क्या हो जाएगा, दो सेलों की तुलना करें तो दो सेल लगा दो, ये E1 और यहाँ पे जोड़ दो E2। ठीक है, ये दो सेल हो गए हमारे पास E1 और E2। इन दोनों सेलों की क्या करनी है, ईएमएफ की तुलना करनी है, यानी विद्युत वाहक बल की। तो ये दो सेल हो गए। ठीक है, इसका नाम दे दो पॉइंट 1, इस तार का नाम दे दो पॉइंट 2, और यहाँ पे पॉइंट 3 पे एक तार है जिसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, जी, गैल्वेनोमीटर, जिसको धारा मापी बोलते हैं, और इसके साथ क्या जुड़ी हुई है, एक जोकी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये डायग्राम हो जाता है जब दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सर्किट सेम है, सेकेंडरी में एक बैटरी लगी और इधर दूसरी बैटरी लगी। इन दोनों सेलों की मुझे क्या करनी है, ईएमएफ की तुलना करनी है। ये टर्मिनल हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइमरी सर्किट में करंट को फ्लो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद E1 बैटरी को इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, यानी टर्मिनल ए को 3 से कनेक्ट करेंगे। तो इस समय ये टर्मिनल मेरा क्या रहता है, फ्री रहता है, इसमें कोई भी करंट नहीं बहती। ठीक है, तो जैसे ए को मैं 3 से आपस में क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, इतने में पूरे में करंट बहने लगी। अब ये गैल्वेनोमीटर को से करंट होते हुए जोखिम जाएगी। इस जोखिम को क्या करूंगा, यहाँ तार लगा होता है मैग्नेटिक फोर्स टेंटन का और 10 मीटर का लगा होता है। तो इस जोकी को इस तार पर क्या करूंगा, दाएं बाएं रोटेट करके इसमें क्या मान करूंगा, जी का मान 0 प्राप्त होगा। तो मान लो इस पॉइंट में मुझे इस जी में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या आ जाएगी, उसको मान लूंगा मैं L1। E1 बैटरी थी, इसके लिए लंबाई क्या आएगी, L1। तो इसके लिए ईएमएफ क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख सकता हूं सेल E1 के लिए ईएमएफ, यानी E1 क्या हो जाएगा, पढ़ के आए थे पीछे, E बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में x इंटू एल। तो x सेम रहता है क्यों, तार वही है, इंटू E1 के लिए लंबाई क्या है, बैलेंस की L1। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 5। आप क्या करोगे, इनका कनेक्शन तोड़ दोगे, आप किसका कर दोगे, 2 और 3 का। तो इस तार में कोई करंट नहीं आएगी। अब इसमें और इस सर्किट में करंट बहेगा, तो वापस इस गैल्वेनोमीटर को आप क्या करोगे, करंट जाएगी जोकी में, और इस जोकी को इस तार पर दाएं बाएं रोटेट करोगे। तो तार पर दाएं बाएं रोटेट करके वापस क्या करोगे, जी का मान 0 प्राप्त करोगे। तो जैसे जी का मान 0 आएगा, इस समय जो लंबाई मिलेगी उसको क्या मान लिया मैंने, L2। तो सेल E2 के लिए ईएमएफ क्या हो जाएगा, E2 बराबर विभव प्रवणता, ठीक है, वोल्टेज ग्रेडियंट सेम रहती है x टैक्स, इसके लिए लंबाई कितनी है, बैलेंसिंग L2। ठीक है, अब दोनों सेलों के क्या कर रहा हूं मैं, कंपैरिजन कर रहा हूं। तो इन दोनों का आपस में क्या करो, डिवाइड कर दो। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो क्या हो गया, E1 अपॉन में E2 बराबर XL1
अपॉन में एक्स L2, एक्स एक्स कैंसिल, तो फाइनल हमारे पास क्या बच गया, E1 अपॉन में E2, L1 अपॉन में L2। तो ये लास्ट फॉर्मूला आ जाता है कब, जब दो सेलों की हम तुलना करते हैं। ठीक है, फटाफट देख लो इसे। ठीक है, अब देखो इसका एक लास्ट एप्लीकेशन है, वो क्या है। ठीक है, तो उसका क्या है, किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना। ठीक है, कोई सेल दिया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस में, मुझे क्या करना है, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो पहला सर्किट सेम रहेगा, ये बैटरी, स्विच, ये रियूज्ड। ठीक है, ये हमारे पास बैटरी होगी, ये स्विच और ये रियूज्ड धारा नियंत्रक। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाती है इसके अंदर, याद रखना सर्किट में, यहाँ पे एक बैटरी होगी जिसको मैंने नाम क्या दे दिया, ए दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे लग जाता है आरबी। आरबी क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स। आरबी का मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी प्रतिरोध बॉक्स, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रतिरोध अलग अलग ओम के लगे होते हैं। ठीक है, इसको यहाँ जोड़ दिया इस तार से। ठीक है, यहाँ पे बीच में लगा देते हैं कुंजी K2, और यहाँ पे आ जाता है आपका गैल्वेनोमीटर, और ये हो जाती है आपकी जोकी। तो ये डायग्राम किसका हो जाता है, जब किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। तो ये प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी में एक बैटरी, फिर एक रेजिस्टेंस बॉक्स, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, लेकिन बीच में कुंजी लगा देते हैं। उसके बाद इस किनारे पे गैल्वेनोमीटर से एक जोकी जोड़ देते हैं, और यहाँ पे तार होता है 10 मीटर लंबा। ठीक है, तो ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन। वर्किंग में क्या होता है, प्राइमरी सर्किट में करंट ऑन करते हैं। ठीक है, दूसरे सर्किट में क्या करते हैं कि ये कुंजी K2 को क्या रखता हूँ, ऑफ रखता हूँ, तो जिससे करंट क्या होती है, इस बॉक्स में नहीं आती, केवल किसमें बहती है, इसमें बहती है। जब कुंजी को K1 को ऑन करता हूँ तो प्राइमरी सर्किट में करंट बहती है, और सेकेंडरी के अंदर K2 को ऑफ रखता हूँ तो केवल इससे क्या होती है, धारा बहती है। तो इसके अंदर धारा बहेगी, जोकी को आप क्या करोगे, तार पर दाएं बाएं स्पर्श करोगे, और इस जी में क्या मान निकालोगे, 0। तो मैंने मान लिया जी, इसके अंदर मान जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, L1 आएगा। इस बैटरी के कारण इसकी संतुलित अवस्था, यानी जैसे इस जोकी को दाएं बाएं करा तो मेरे पास लंबाई क्या है, संतुलित L1 यही आई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, वही E बराबर विभव प्रवणता, यानी वोल्टेज ग्रेडियंट X इंटू बैलेंसिंग लेंथ। यहाँ पे क्या हमारे पास L1, तो ये होगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करता हूँ, कुंजी K2 को भी ऑन करता हूँ। जैसे K2 को ऑन करूंगा, इसमें भी करंट आएगी, तो इसके करंट जाएगी, अब इसके अंदर करंट नहीं आएगी। ठीक है, जैसे इसको रेजिस्टेंस बॉक्स को भी कुंजी K2 ऑन करता हूँ, तो इस तीनों सर्किट में क्या होगी, करंट बहने लग जाएगी, और वापस फिर इस जोकी को क्या करूंगा, इस गैल्वेनोमीटर पर दाएं बाएं रोटेट करूंगा। ठीक है, जैसे इस पे दाएं बाएं रोटेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, वापस जोकी को दाएं बाएं रोटेट करके मैं इस जी में 0 निकालूंगा। इस समय मेरे पास जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो अब क्या आ जाएगी, L2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आरबी के कारण वोल्टेज। मैंने आपको बताया था पीछे कि जो सेल होगा उसका तो ईएमएफ होता है, जो रेजिस्टेंस होते हैं उसका क्या होता है, वोल्टेज। वोल्टेज को किससे शो करते हैं, V से। फॉर्मूला वेलोसिटी ग्रेडियंट सेम रहती है इनटू बैलेंसिंग लेंथ। इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या ही है,
L2। ये होगी समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगी? समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो हमने एक पीछे पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज का फॉर्मूला ओम का नियम पढ़ के आए थे, क्या होता है? V इक्वल IR। यही होता है। हमने रेजिस्टेंस के कारण कौन सा वोल्टेज आता था? V बराबर IR। ओम का नियम पढ़ा था, V समानुपाती I तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाता है? R। तो V बराबर क्या हो जाता है? IR हो जाता है। ठीक है। अब देखो, अब बात कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे थे। तो यहाँ पे देखो सेल की बात कर रहा हूं, तो देखो चूंकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके कारण वोल्टेज क्या हो जाएगा? V की जगह क्या रख दो? E बराबर IR। ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज V हो जाता है और सेल के लिए वोल्टेज क्या हो जाता है? EMF हो जाता है, यानी E बराबर क्या हो गया? IR। ठीक है। अब मान लो सेल का मैं क्या मान रहा हूँ? कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से मान रहा हूँ। ठीक है। तो देखो इस डायग्राम को रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो देखो इफ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R हो तो, अब सेल का मैंने कुछ रेजिस्टेंस क्या मान लिया? R मान लिया, तो मेन रेजिस्टेंस क्या R इसमें जुड़ जाएगा। तो देखो आता है E बराबर V I R के साथ क्या जुड़ जाएगा? ये स्मॉल r, तो R प्लस R यही हो जाएगा। अब क्या करो? I को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, E बराबर IR प्लस IR, ये हो जाएगा IR प्लस IR, ये हो गया। ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करो, तो देखो E का E बराबर IR का मान क्या है? यहाँ पे देखो V है, तो मैं क्या कर रहा हूं? इस IR की जगह V पुट कर रहा हूं। ठीक है। तो E बराबर क्या हो गया? V प्लस IR। और हम क्या निकाल रहे थे? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R निकाल रहे थे, तो यहां से R का मान निकालो, क्या हो जाएगा? E का E, V इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, E बराबर IR बराबर क्या हो जाएगा? V इधर गया माइनस का, E माइनस V बराबर IR। मैं R निकाल रहा हूं, R बराबर क्या हो जाएगा? I इधर आ जाएगा भाग में, तो E माइनस V अपॉन में I, ये आ गया। ठीक है। अब देखो E और V के यहाँ मान रख दो, ये जो आपने E और V के मान निकाले थे उसको यहाँ पुट कर दो, E तथा V के मान रखने पर। ठीक है। इसके एक बार उतार लो फटाफट, उतार लिया। अब देखो, तो देखो R बराबर E का मान क्या था? XL1 माइनस V का XL2 अपॉन में I का I। तो देखो R बराबर कॉमन क्या रहा? XL1 माइनस L2 अपॉन में I। तो ये आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है। ठीक है। दोबारा देखो बता देता हूँ, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में आपको क्या करना है, छोटे से नोट्स के रूप में बता देता हूँ। सबसे पहले आपने E के द्वारा निकाल लेना क्या? XL1, फिर V से XL2, ये आ जाएगा। फिर ओम का नियम हम जानते हैं क्या होता है? V बराबर IR। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। फिर हमने क्या करा था? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, तो V की जगह क्या हो गया? E बराबर IR, E का E बराबर I, R का R। अब देखो सेल का मैंने कुछ रेजिस्टेंस मान लिया था, उसको R मान लिया था इंटरनल, तो वो इसमें जुड़ गया, ये हो गया। तो देखो E बराबर अंदर गुणा कर दी IR प्लस IR, ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना था? स्मॉल r, तो मैंने स्मॉल r निकाल लिया, ये आ गया। अब मैंने E और V के मान निकाले थे, तो उसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस का मान। ठीक है। तो ये चैप्टर था डीसी सर्किट, जो आपका कंप्लीट हो गया है, लगभग पूरा हो चुका है।
और इसमें समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को बार बार देखना और आराम से देखना, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। और इसके जितने भी न्यूमेरिकल है उसकी कोशिश करना, नहीं हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। या उसके एक वीडियो बना के ला दूंगा जिसमें आपके केवल क्या होंगे, इसके क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।